नमस्कार। हम पीटीईटी, ठीक है, प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट, प्री टीचर एंट्रेंस टेस्ट होगा, ठीक है। बीए, बीएड और बीएससी बीएड, जिसका आयोजन 12 मई 2019 को हुआ था, जो पीटीईटी प्री टीचर एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, 2019 का प्रश्न पत्र है, उसको हम हल कर रहे हैं। और अब तक हमने इस 2019 के 20 प्रश्न हैं, 1 से 20 तक, उनको हल कर लिया है। अब आगे से हल कर लेते हैं। देखो 21 से 24 के लिए क्या है प्रश्न संख्या के लिए। निम्न पाई चार्ट एक परिवार द्वारा सामान खरीदने पर खर्च किए गए धन के प्रतिशत को बता रहा है। पाई चार्ट का अध्ययन कर निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। पाई चार्ट में बता रखा है कि बिजली पे कितना खर्च किया, 10.28, अन्य पे कितना खर्च किया, भोजन पे कितना खर्च किया, किराए पे कितना खर्च किया और कपड़ों पे कितना खर्च किया। अब फिर इस पे आधारित प्रश्न है कि यदि परिवार की जो आय है वो 12,000 रुपए प्रति माह हो, तो कपड़ों और बिजली पर किए गए खर्च का अंतर बताना है। देखो इसमें कपड़े कहाँ हैं, कपड़ों पे कितना है खर्च, तो कपड़ों पे आप बोलोगे कि 20.28%। और कपड़ों और किस में अंतर पूछा है, कपड़ों और बिजली, और बिजली पे कितना है 10.8, तो बिजली पर हो जाएगा 10.28 है, कितना प्रतिशत। तो उसका अंतर पूछा है, तो अंतर कितना है, अब प्रतिशत में ही अंतर ले लो, कितना है कि 20.28 में से 10.28 घटाऊंगा तो क्या रहेगा भाई, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 8 में से 8 गया 0, 2 में से 2 गया 0, और 0 में से 0 गया 0, और 2 में से 1 गया 1, यानी क्या रहा 10.00, मतलब 10%, ठीक है। इसको क्या रखेंगे 10%। अंतर कितना है 10%, तो 10% अंतर है, यानी 10/100, प्रतिशत का मतलब 100 पे, तो 100 पे 10, तो ये कितने थे 12,000, अगर उसकी आय है तो कितना हो जाएगा 12,000 का 10% निकाल देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। अब 120 इंटू 10 क्या हो जाएगा 1200, कितना हो जाएगा 1200। तो इसमें ऑप्शन में है ही नहीं, ना ये है ना ये है ना इसमें है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, डी, ठीक है, ये हो जाएगा। यानी अंतर लेना है तो डायरेक्ट प्रतिशत का अंतर ले लिया, ठीक है, डायरेक्ट बिजली और कपड़ों पे जो था उसका अंतर ले लिया, 10% आ गया, और कुल आय इसने बता दी थी 12,000, तो 12,000 का 10% निकाल दिया, 1200 हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है किराया और भोजन पर खर्च किए गए धन का अनुपात। तो देखो मैं वापस चलता हूँ पाई चार्ट की ओर। किराए पे कितना है, किराए पे 19.44% है, और भोजन पे कितना है, भोजन पे 34.72% है, ठीक है, ये है इनका अनुपात। तो ये भी प्रतिशत में है, चलो प्रतिशत, किराए पे कितना है 19.44%, और भोजन पे ये है, प्रतिशत से प्रतिशत काट दो और पॉइंट उड़ा दो, 2 के बाद है और इधर भी 2 के बाद है, तो 1944 और 74, 34, 72 है, इनका अनुपात निकाल दो, और 34, 72 है। देखो भाग दे दो, इसमें भाग जाएगा 4 का, ठीक है, 19 में 4 का जाएगा कितनी बार, 4 चौके 16, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा 3 बचेगा इधर, तो 34 हो जाएगा, 34 में 4 का भाग 8 बार 32 होता है, फिर बच जाएगा 2, 2 के साथ 4 लग के 24, 24 में 4 का भाग 6 बार, भाग में 4 का भाग 34 में 8 बार, बच जाएगा 2, 27 हो जाएगा, 27 में 4 का भाग 6 बार, बच जाएगा 3, 32 हो जाएगा, 32 में 8 बार। अब और कट रहा है, देखो 2 से और कटेगा तो कितना हो जाएगा 2 बार, 4 में 2 का भाग 4 बार, सॉरी 8 में 2 का भाग 4 बार, और 6 में 2 का भाग 3 बार, और भाग में 8 में 2 का भाग 4, 6 में 3 बार, और 8 में 4 बार, तो ये अनुपात आ गया, ठीक है। इसको और सॉल्व करना है, और भाग जाएगा, किसका जा रहा है देखो
अब और किसका भाग जा रहा है? 243 है और 434, इसमें भाग दे दो 243 है। 243 में किसका भाग जाएगा? 4 4 8 11, ठीक है। 7 का 2 तो क्या आएगा? हाँ तो 14, 12 का 11 दूनी 22, नहीं, ठीक है, 2 बचेगा, नहीं जाएगा। 9 का 9 दूनी 18 तक इसट जाएगा, और इसमें 40 में 9 का 9 का, यानी और इसको काटना पड़ेगा, जिससे भी भाग जाता हो दे देना। ये अनुपात भाग आने के बाद क्या आ रहा है? 14:25। तो ये दे करके देख लेना। अब जैसे 14 का भाग 24 में दोगे तो एक बार, फिर 103 रहेगा। ये लगभग आया है, ठीक है, परफेक्ट नहीं आ रहा है, परफेक्ट भाग नहीं जा रहा है, इसलिए 14:25 के लगभग आया। इसने लगभग पूछा है क्या? तो इसके लगभग है, पूरा पूरा भाग नहीं जाता था, ठीक है, तो लगभग आया है ये, तो देख लेना इसका आंसर, ये टिक कर दो लगभग आंसर। फिर क्या है? यदि परिवार की आय 1,000 रुपए प्रति माह बढ़ जाती है तो बिजली पर किया गया खर्च लगभग बढ़ जाएगा। अब देखो, परिवार की आय 1,000 रुपए बढ़ती है तो बिजली पर खर्च कितना बढ़ेगा? बिजली का प्रतिशत कितना था हमने देखा था, मैं वापस नहीं जा रहा हूँ, 10.28% बिजली था। जब 1,000 बढ़ेगा तो 1,000 का इतना प्रतिशत बढ़ेगा, तो 1,000 का 10.28% मतलब 10.28 बटे 100, ठीक है। अब 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा देना। अब 10 का गुणा हो जाएगा इस 10.28 से, तो ये पॉइंट एक स्थान उधर चला जाएगा, क्योंकि 10 में एक जीरो है ना, तो क्या हो जाएगा 102.8, ठीक है। तो कितना बढ़ जाएगा? तो खर्च बढ़ जाएगा 102.80। और लगभग पूछा है तो लगभग 102 किसके आसपास की संख्या है? देखो, 200 से तो बहुत दूर है, 300 से भी दूर है, और 120 से भी दूर है, किसके आसपास की है? 100 के, इसलिए उत्तर हो जाएगा ए। फिर यदि परिवार की आय 20,000 रुपए प्रति माह है तो किराए और अन्य सामान पर किए गए खर्च का अनुपात। देखो, किराए पे उस पाई चार्ट में देखोगे तो उसमें बताएगा 19.44%, और अन्य सामान पे, अन्य पे आप देखोगे तो 15.28 के रखा है, ठीक है। अब इनको सॉल्व करोगे पॉइंट हटा के तो वही 1944 बटे 1528 हो जाएगा। इसमें जिसका भाग दे जाता है दे दोगे तो ये आता है 243.100 अरे बटे 191। अब इनका अनुपात पूछा है, तो अनुपात इनमें से तो देखो कोई नहीं, ये फाइनल आया, इसके बाद और आगे कट नहीं रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। यानी अगर प्रतिशत में भी दोनों प्रतिशत में है तो उनका अनुपात आपस में तुलना करके निकाल सकते हैं, ठीक है। इनमें भाग गया था, देखो 4 का 8 का गया होगा, ठीक है, इसमें भी 8 का जाएगा, तो इसमें जाएगा 8 का तब 243 आता है, और इसमें 8 का जाएगा तब 191 आता है। फिर क्या है? अब प्रश्न संख्या 25 से 28 के लिए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने। गद्यांश दे रखा है, ठीक है। अब ये है क्या? तो 25 से 28 4 प्रश्न है, पहले प्रश्न देख लेते हैं ताकि गद्यांश पढ़ेंगे तब ध्यान रहेगा क्या क्या प्रश्न है। देखो, गत वर्ष चावल का उत्पादन 5 मिलियन टन कम था। चावल का उत्पादन मुख्यतः खरीफ सीजन में किया जाता है। चावल का उत्पादन अगले वर्ष सामान्य स्तर से नीचे रहेगा और इस साल चावल के खरीद मूल्य में बढ़ोतरी आएगी। ये है, ये अगर इसमें कहीं मिलते हैं तो हमें टिक करना है। अब देखो, भोजन के मोर्चे पर और बुरी खबर। अब यह निश्चित प्रतीत होता है कि चालू खरीफ मौसम में खाद्य उत्पादन में लगभग 9 मिलियन टन की कमी। यह प्रश्न आया था, उसमें क्या बताया था? 5 मिलियन टन की कमी। इसका मतलब ये क्या था? गलत, ठीक है।
तो पूर्णतया गलत हो जाएगा। तो पहला मिल गया डायरेक्ट। फिर क्या है, जिसका अर्थ है कि पिछले खरीफ सीजन में प्राप्त उत्पादन की तुलना में 5 मिलियन टन कम है। ये गत वर्ष की तुलना में तो 9 मिलियन टन है, लेकिन पिछले सीजन में प्राप्त उत्पादन की तुलना में 5 मिलियन टन है, कम है। ये प्रश्न शायद नहीं, ठीक है। फिर क्या है, हालांकि चावल की खरीद केवल आंशिक रूप से प्रभावित हो सकती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में पर्याप्त वर्षा हुई, जबकि केंद्रीय पूल में प्रमुख योगदान करने वाला पंजाब वर्षा पर कम निर्भर है। फिर भी चावल की कुल उपलब्धता है वो 4 मिलियन टन से नीचे जा सकती है, और आगे इससे भी बुरी खबर हो सकती है। अब देखो, चावल का मुख्यतः उत्पादन खरीफ सीजन में, तो खरीफ की बात अंदर हुई है ना, तो चालू खरीफ मौसम में, ठीक है, उत्पादन इतनी कम होगी जो पिछले खरीफ की तुलना में। तो ये क्या हो जाएगा, पूर्णतया सही, ठीक है। चावल का उत्पादन मुख्यतः खरीफ सीजन में होता है। संभावना है कि चावल का उत्पादन अगले वर्ष सामान्य स्तर से नीचे रहेगा, तो इसमें संभावना ही बताइए, ठीक है। इसमें क्या बताया है, हालांकि चावल की खरीद केवल आंशिक रूप से प्रभावित हो सकती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में पर्याप्त वर्षा हुई है। फिर भी इसने क्या कहा है कि चावल की कुल उपलब्धता में 4 मिलियन टन से अधिक नीचे जा सकती है, ये संभावना है। तो संभावना है, इसका मतलब शायद सही हो सकता है। फिर क्या है, इस साल चावल के खरीद मूल्य में बढ़ोतरी आएगी। तो ऐसा चावल के खरीद मूल्य के बारे में बढ़ोतरी आएगी, ऐसा तो इस विन्यास में कहीं नहीं दिया हुआ है। और ऐसे ही अपन टोरे नहीं मारेंगे, क्योंकि भाई अपन समझ ले कि भाई खरीद या फसल कम होगी चावल की, तो बढ़ जाएंगे मूल्य। तो अपने को गद्यांश में क्या दे रखा है, उसके आधार पर ही डिसीजन लेना है। तो ऐसी कोई सूचना हमें दी नहीं है, इसलिए सूचना अपर्याप्त हो जाएगा, ठीक है। और इसमें ये भी नहीं कहा है कि नहीं बढ़ेगा या बढ़ेगा, कुछ भी नहीं कहा है। इसका मतलब सूचना क्या है, अपर्याप्त। फिर प्रश्न संख्या 29 से 32 के लिए दी गई सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़े और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। ए बी सी डी ई एफ जी एच और जे, यानी 10 लोग हैं, ठीक है। एक गोलाकार मेज पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। अब 10 लोगों के लिए गोला बना दो, जैसे यहाँ पे मैंने बना दिया ये गोला, और 10 निशान कर दिए, ठीक है? ये गोला बना दिया। यहाँ फिर चाहे तो अलग भी एक साइड में बना सकते हैं, अलग बनाना हो तो चलो यहाँ पे मैं बना देता हूँ। ये बना दिया, ठीक है। अब 10 लोग बैठे हैं, तो 10 निशान कर दो, एक तो इसके, हाँ ब्लैक पेन से कर देता हूँ निशान। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 करने हैं पूरे। हाँ, ये 8, ये 9 और ये 10 हो गए, ठीक है। अब क्या कह रहा है, सी ए के बाएं से तीसरा, यानी पहले ए को बैठा दो, ठीक है। तो ए, सी की तुलना ए से है, तो ए को बैठा दो कहीं पे भी, जैसे यहाँ पे बैठा दो, कहीं पे भी ए को बैठा सकते हैं, जरूरी नहीं जैसे यहाँ नहीं बैठाना है तो आप चलो यहाँ पे बैठा दो ए। फिर क्या है, सी ए के बाएं से तीसरा है, बाएं यानी लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड जो वर्त होता है उसमें क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में बढ़ गए। तो तीसरा ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तो ये कौन है, सी, तीसरा हो गया बाएं से। ई ए के दाएं से चौथा है, ई है वो दाएं से, दाएं यानी घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, दाएं यानी राइट हैंड साइड घड़ी की विपरीत दिशा में चौथा, तो ये पहला, ये वाला दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये कौन है, ई है, ठीक है। तो इसको ई को बैठा दिया। फिर क्या है, डी जे के बाएं से चौथा है, डी है वो जे के बाएं से चौथा है, और जो कि
ए के दाएं से दूसरा है, जो कि किसके लिए, जे के लिए। तो पहले जे को बैठा तो ए के बाएं से दूसरा, तो बाएं यानी लेफ्ट हैंड साइड में घड़ी की दिशा में, तो पहला ये और दूसरा ये हो जाएगा जे यहाँ पे। और डी है वो जे के बाएं से चौथा है, सॉरी, जो कि ए के दाएं से दूसरा है, जे है वो ए के दाएं से दूसरा है, ठीक है, दाएं से यानी घड़ी की विपरीत दिशा में, तो ये पहला और ये दूसरा, तो जे आ जाएगा यहाँ पे। फिर क्या कह रहा है, डी जे के बाएं से चौथा है। अब डी जे के बाएं से चौथा है, तो जे के बाएं से चलो, ठीक है, बाएं से यानी घड़ी की विपरीत दिशा में, तो चौथा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे पहला, ए वाला दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ये कौन सा है, डी है। एफ बी के दाएं से तीसरा है, ठीक है, एफ है वो बी के दाएं से, अभी बी को बैठाया नहीं तो इसको बैठा नहीं सकते। और जी ए का तत्काल पड़ोसी नहीं है, जी ए का तत्काल पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब यहाँ तो यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा जी। अब एफ बी के दाएं से तीसरा, तो एफ कहाँ बैठा सकते हैं, एफ को बी के दाएं से तीसरा, दाएं से मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अगर मैं जे को यहाँ, सॉरी, एफ बी से है ना, तो बी को यहाँ बैठा हूं, ठीक है, बी को यहाँ बैठा हूं, तो क्या हो जाएगा, इसके दाएं से तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा, तो यहाँ से तो हो नहीं सकता, इसका मतलब बी है वो यहाँ पे आएगा नहीं। फिर क्या है, अगर मैं बी को यहाँ से बैठा हूं, तो एफ बी के दाएं से तीसरा है, तो पहला ए, दूसरा और तीसरा जे, यानी बी यहाँ पे भी नहीं बैठ सकता। तो फिर बी कहाँ बैठेगा, अगर मैं बी को यहाँ बैठा हूं, तो पहला ई, दूसरा ये और तीसरा सी बैठा हुआ है, यानी यहाँ पे भी बी बैठेगा नहीं। तो अब एक ही जगह बची है बी की, यानी बी को यहाँ बैठना इसकी मजबूरी है। अब बी यहाँ पे बैठेगा, तो इसके दाएं से तीसरा कौन सा होगा, पहला सी, दूसरा डी और तीसरा ये कौन है, एफ है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, जी ए का तत्काल पड़ोसी नहीं है, तो जी है वो ए के पास नहीं बैठाएगा, ठीक है, यानी जी को यहाँ नहीं बैठाएंगे, तो जी अब कौन सी ए की जगह दूसरी और कौन सी बची है, ये ई के पास वाली, तो यहाँ जी बैठ जाएगा। अब रहा कौन सा, वो ए के पास यहाँ बैठेगा, तो ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, ठीक है, डी आ गया, ई, एफ और जी और एच रह गया, ठीक है। तो इस एच को यहाँ पे बैठा देते हैं। अब सारे के सारे सेट हो गए। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा मैं नीचे लेके जाता हूँ, जहां प्रश्न है उसके पास में रख देंगे ताकि देखने में सुविधा हो जाएगी, हम प्रश्न के जस्ट पास में रख देंगे, ठीक है। अब देखो, प्रश्न है 29 को और नीचे ले लेता हूं। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि जी के दाएं से तीसरा कौन है, तो जी कहाँ है, पहले तो देखो ये जी है, इसके दाएं से मतलब राइट हैंड साइड से, तो दाएं से हमेशा कौन सा होता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, तीसरा तो दाएं से यानी इस साइड ऐसे घूमना है, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा कौन है, तो सी है। तो सी तो इस ऑप्शन में ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं, क्या होगा उत्तर हमारा, सी। तो इनमें से कोई नहीं वाला हो जाएगा, ठीक है, सी तो इसमें है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, तीसरा कौन सा होगा, सी। फिर एच की स्थिति ई के सापेक्ष क्या है, देखो एच कौन सा है, तो आप बोलोगे कि एच है ये, और ई के सापेक्ष तो ई है ये, तो एच है वो ई से इस साइड है, यानी घड़ी की दिशा में, इसका मतलब बाई तरफ, घड़ी की विपरीत दिशा में है तो दाई तरफ राइट हैंड साइड, और घड़ी की दिशा में है तो लेफ्ट हैंड साइड बाई तरफ, ठीक है, तो बाई तरफ है, यानी ई के बाई तरफ पहला जी, दूसरा जे और तीसरा, तो क्या हो जाएगा, बाएं से तीसरा, यानी पहला ही ऑप्शन राइट है, पहले में ऐसा दे रखा है बाएं से तीसरा, तो ए राइट हो जाएगा। फिर क्या है, इसको और मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूं, क्योंकि प्रश्न की के लिए नीचे जाएंगे ना, हाँ, तो और नीचे ले लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, देखो
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि H के बाएं से दूसरा कौन है। तो H देखो H कहाँ है, H है हमारा यहाँ पे, ये H है। इस H के बाएं से दूसरा, बाएं से का मतलब है घड़ी की दिशा में दूसरा, तो यानी इस ऐसे चलेंगे तो पहला आया A, दूसरा आया F, यानी F हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर क्या, E के दाएं से पांचवा, अब चलो इसको मिटा देते हैं और E से चलते हैं। E के कौन से, दाएं से पूछा है, दाएं से मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में, ठीक है, दाएं से ऐसे चलेंगे। और पांचवा पूछा है तो पहला E के बाद B, दूसरा C, तीसरा D, चौथा F और पांचवा A ऑप्शन में है, D ये है। इस तरह के प्रश्नों में डायग्राम बनाने में मेहनत करनी होती है, लेकिन बनने के बाद सभी के सभी जो सारे क्वेश्चन 4-5 जितने भी आते हैं बिल्कुल राइट हो जाते हैं। अब देखो एक प्रश्न, जो समानुपात के एक और दिए गए शब्दों के बीच एक निश्चित संबंध है और दूसरी तरफ दिया गया शब्द है उससे इस शब्द के साथ समान संबंध रखने वाला दूसरा अन्य शब्द क्या है। देखो पहला डोंगी अनुपात नाव, डोंगी का नाव से वही संबंध होना चाहिए जो हवेली का, ठीक है, डोंगी का नाव से जो संबंध है वही हवेली का किससे होगा, झोपड़ी से, महल से, घर से या बंगला से। तो पहले तो अपने को डोंगी का मालूम होगा तभी मालूम चलेगा कि डोंगी क्या होती है, मालूम ही नहीं होगा तो क्या। तो देखो डोंगी क्या होती है, एक बड़ा रूप है, ठीक है, डोंगी का बड़ा रूप नाव है, यानी छोटी नाव है वो डोंगी। तो डोंगी का बड़ा रूप नाव है तो हवेली है, इसका बड़ा रूप क्या होगा, महल, ठीक है, तो बी ऑप्शन में होगा। इस तरह के थोड़ा जनरल नॉलेज से मालूम, अगर अपने को मालूम है तो क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं है तो नहीं होगा। फिर निम्नांकित के लिए अगला शब्द चुनिए। तो देखो ऑप्शन में देखो सब में H पहला अक्षर है, तो H को तो पहले अक्षर को चेक ही नहीं करना, छोड़ दो, क्योंकि सब में है, इससे कुछ मालूम चलेगा नहीं। अब दूसरे वाले से चेक करो, यानी बी वाला नहीं देखेंगे हम, ई वाला देखेंगे। पहला शब्द जो बी ए जी है उसका ई चेक करेंगे, इस ई को। फिर दूसरा शब्द है, यहाँ कॉमा है और ये इसका दूसरे शब्द का दूसरा ये है और तीसरे शब्द का ये है, तो देखो ई है, दूसरा शब्द यहाँ पे ई है, ई अंग्रेजी वर्णमाला में 5वें नंबर पे आता है, ठीक है। और फिर क्या है, जी है वो कौन से नंबर पे आता है, 7वें, और आई कौन से नंबर पे आता है, 9वें, यानी दो दो बढ़ रहा है, 5, 7, 9, तो अगला क्या होगा, 11वां अक्षर अंग्रेजी की वर्णमाला में क्या होता है, के, यानी दूसरे नंबर पे के किस में है, अब के इसमें भी और इसमें, इन दो में, यानी पहला और ए और सी तो हो नहीं सकते, इन दो में से होगा। अब देखो नेक्स्ट, ये जी और एल अलग अलग है तो इससे मालूम चल जाएगा। तो देखो अब तीसरा हम चेक करते हैं, इसमें तीसरा अक्षर क्या है, पहले में तीसरा अक्षर क्या है, तो आप बोलोगे कि पहले में तीसरा अक्षर है ए, जो पहली वर्णमाला में पहले स्थान पे आता है। दूसरे शब्द में तीसरे स्थान पे है सी, जो तीसरे स्थान पे आता है। और फिर क्या, ई, जो 5वें स्थान पे आता है। तो अगला क्या होगा, आपको मालूम चल गया होगा कि अगला 7 होगा, इसमें भी दो का डिफरेंस। और 7वां अंग्रेजी में वर्ण कौन सा होता है, जी, तो जी कौन से में है, बी में, यानी डी नहीं हो सकता, बी हमारा उत्तर होगा। फिर क्या है, ए बी सी डी एक वर्ग है और उसमें कुल कितने वर्ग हैं ये बताना। अगर इस तरह का वर्ग हो और गिनने जाने तो एक तो ये तरीका है कि सब छोटे छोटे पहले तो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, यानी एक एक वर्ग है, छोटे छोटे वर्ग कितने हैं, 16। एक तो ये हो गया तरीका। फिर क्या है, अब ये 2 लेकर करोगे तो उससे आयत बनेगा, वर्ग नहीं बनेगा, वर्ग की सभी भुजाएं समान है। तो अब नेक्स्ट टाइम में आएंगे वो 4 4 से आएंगे, ठीक है। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है, 4 वर्ग तो ये और भी बन रहे हैं इसमें 4 से, ठीक है। अब मैं और निकाल रहा हूं अंदर से, ये देखो
ये पांचवा, ये देखो ये छठा, फिर ये देखो ये सातवां, ये देखो ये आठवां, और बीच के चारों लेकर के 9, यानी 4 4 से कितने बन रहे हैं? 9। फिर क्या है, तो थोड़ा मैं मिटा देता हूं। अब देखो, पहले 1 1 वाले 16 बन रहे थे, फिर 4 4 लिए तो 9 बने। अब क्या है, अब पूरा ही इससे बनेगा, ठीक है। अब कितने कितने से बनेंगे? 3 से लेकर के करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 यानी 9 से ये जैसे वर्ग बन रहा है, ठीक है। एक ये वर्ग बन गया, दूसरा बनेगा, दूसरी पेन ले लेता हूं, दूसरा बनेगा ये वाला 2, ठीक है। तीसरा बनेगा ये वाला, ये भी वर्ग है, 3 3 3, ठीक है, साइड 3/3 है। और चौथा बनेगा ये वाला, ये 4। तो यानी अब के कितने कितने 9 9 लेकर के बने तो कितने बने? 4। और अब एक पूरा का पूरा ये है ही वर्ग, ये क्या है, पूरा का पूरा क्या है? वर्ग है। तो एक ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 16 और 9 25, और 4 29, और 1 30। ये उत्तर हो जाएगा। दूसरा तरीका इस तरह का है, उसमें क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 और 4, और ऊपर की साइड भी चलता हूँ। एक तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 3 और 4। अब क्या करना है? गुणा करना है। 4/4 1 1 से बन रहे थे, कितना हो गया? 4 गुणा 4 कितने हो गए? 16। फिर चलूंगा तो 3 गुणा 3 क्या होता है? 9। फिर चलूंगा तो 2 गुणा 2 क्या होता है? 4। और फिर क्या है? नीचे 1 गिरा, 1 गुणा 1 क्या होता है? 1। इन सब का जोड़ भी क्या आया? 30। तो ये आसानी से 30 इसका उत्तर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कि शब्द ट्रेडमार्क के पहले, तीसरे, पांचवें और छठे वर्ण का प्रयोग करते हुए कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? तो देखो, ट्रेडमार्क का पहला यानी टी का यूज करना है, तीसरा यानी ए का यूज करना है, पांचवा, फिर छठा भी कहा है, यानी क्या क्या आए गए शब्द? टी, ए, ई और एम, इनका प्रयोग करके अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। तो इनको उल्टा सीधा करके इन 4 शब्दों से क्या क्या, 4 अक्षरों से क्या क्या बन सकता है? टी ई ए एम, टीम, टीम यानी दल होता है ना, ये हो जाएगा। एम को पहले ले आए तो एम ई ए टी, मीट बन गया। फिर एम ए टी ई बन गया, फिर टी ए एम ई बन गया। इस तरह कितने बन गए? 4। इसमें हमें थोड़ा अंग्रेजी का भी नॉलेज चाहिए कि 4 कौन से जिनके सार्थक हैं, जिनका कुछ न कुछ अर्थ निकलता है। अब ऐसे ही तो करना हो तो ए ई एम टी लिखूं, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, वो नहीं, कोई न कुछ अर्थ निकलना चाहिए। इस प्रश्न में थोड़ी और नॉलेज ज्यादा चाहिए। फिर क्या है? कमल है 78 को आधे से भाग देता है, 78 है, उसमें भाग किसका देता है? आधे का। और 11 जोड़ता है, और फिर उसमें 11 जोड़ता है, और अंत में उसे क्या प्राप्त होगा? वो, तो देखो, भिन्न का भाग देते हैं, 1/2 का 78 में भाग दिया है, उसको भाग की बजाय गुणा में करना होता है। तो हर ऊपर, हर यानी नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली नीचे, 2/1, 1/2 का भाग देना था, उसको गुणा में करेंगे तो 2/1 और प्लस 11। अब 1 का भाग तो 2 में कितनी बार जाएगा? 2 ही रहेगा। तो 78 को 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 78 इंटू 2, तो 156, और उसमें 11 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? 167, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। फिर देखो, 18 फरवरी 97 को मंगलवार था, और 18 फरवरी 99 को क्या होगा? देखो, एक साल में 365 दिन आते हैं, उसमें सप्ताह की बात करें तो क्या करना पड़ेगा? मेरे को 7 का भाग देना पड़ेगा। अब 7 का मैं भाग दूंगा 365 में तो कितनी बार जाएगा? 7 पंजे 35, और 15 में 2 बार, और बच जाएगा शेषफल क्या रहेगा? एक शेषफल रहेगा। 52 तो सप्ताह पूरे हो जाएंगे, और एक शेषफल, यानी एक दिन एक्स्ट्रा बचता है। 52 सप्ताह और एक दिन,
तो यानी एक साल में एक दिन आगे बढ़ता है। कहने का मतलब जैसे 18 फरवरी 97 को मंगलवार था, तो इसी तारीख को 18 फरवरी 1998 है, उसको एक दिन आगे बढ़ जाएगा। मंगलवार की जगह क्या हो जाएगा, मंगलवार में आगे एक बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बुधवार। ठीक है, फिर इसी तरह 18 फरवरी, इसमें भी 365 दिन होंगे। 1997 को क्या हो जाएगा, बुधवार में एक जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुरुवार। ठीक है, गुरुवार हो जाएगा। बस ध्यान रखना है कि जिस साल में फरवरी 29 की होती है वहां पे +2 ऐड करना है, और 98 और 97 है उसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता था, इसलिए फरवरी 28 की होगी, इसलिए क्या है, हम एक एक ही ऐड कर रहे हैं, तो गुरुवार आ जाएगा। गुरुवार किसमें, ऑप्शन में देखो बृहस्पतिवार दिया है, बृहस्पतिवार गुरुवार को ही कहते हैं, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी। फिर एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक और गलत के लिए 1 अंक काटा जाता है। उसे कुल 60 प्रश्न हल किए हैं और कुल 130 अंक प्राप्त किए थे, उसके द्वारा सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या। एक तरीका तो ये है कि हम समीकरण बना करके हल करें, दूसरा तरीका ये है कि ऑप्शन से चलो। ठीक है, ऑप्शन से कैसे, तो सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या है सही वाले। अब सही वाले जैसे मान ले ए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 35, तो इसका मतलब 35 सही किए, और तो गलत कितने होंगे, टोटल कितने किए थे, 60। 60 में से 35 घटा दूंगा तो कितने रह जाएंगे, 25। 25 होंगे गलत। अब देखो सही के कितने अंक थे, 4, तो 35 को 4 से गुणा करूंगा तो 35 दूनी 70, और 35 ये 105, और 35 चौके 140, और गलत का क्या था, एक अंक काटा जा रहा था, यानी 25 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 25, और काट रहे थे यानी माइनस कर रहे थे, तो 140 में से 25 जाएगा तो 115 रहता है, 130 नहीं, इसलिए पहला ऑप्शन हमारा हो नहीं सकता। फिर दूसरा कर लो चेक। फिर दूसरा है कि 38 सही, 38 सही है तो गलत कितने होंगे, 22। 38 सही है तो 38 के 4 अंक। ठीक है, 38 सही है तो 38 गुणा 4 कितने अंक मिलेंगे, तो 8 चौके 32 हासिल के 3, और 4 दिए 12 और 3 15, यानी 152। और गलत है 22, तो प्रत्येक का एक अंक कम होता है, तो 22 इंटू 1 22, और कम होगा क्या, एक अंक प्रत्येक का, तो क्या हो जाएगा, इस 152 में से 22 घटाऊंगा तो क्या रहेगा, 130। 130 यानी 130 ही है प्रश्न में आ रहा है, इसका मतलब बी हमारा क्या है, राइट आंसर। दूसरा तरीका वो आपको थोड़ा अगर समीकरण बनाना नहीं आता है तो उसमें थोड़ी समस्या होगी, तो इसी से कर लेना, बाकी तो चलो मैं करवा देता हूँ वो तरीका भी अगर आपको पसंद आए तो। इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखो क्या है, मानना पड़ेगा सही प्रश्न, माना कि सही प्रश्न कितने की हल उसने, x, तो प्रत्येक प्रश्न का 4 अंक है सही का, तो उसे अंक कितने मिले, 4 गुणा x। गलत कितने की, भाई टोटल कितने थे, 60। अब 60 में से उसने x सही किए, तो 60 में से x घटा दूंगा, बचेंगे वो क्या है, गलत किए, और उसका क्या है, एक नंबर कम हो रहा है, तो यहाँ बीच में प्लस की जगह क्या करूंगा, माइनस। ठीक है, यानी इतने अंक तो उसे मिले और इतने उसके कम हो जाएंगे, और टोटल कितने के बराबर है, 130 के बराबर प्रश्न कह रहा है, तो 4x। अब -1 का गुणा करूंगा तो -1 इंटू 60, और -x से इसका गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का x बराबर 130। अब x वाले दोनों 4x और x कितना हो जाएगा, 4x और 1x वो कितना, 5x हो गया, और 130 उस तरफ है ही, और माइनस का 60 उस तरफ भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 60 हो जाएगा बराबर के उस तरफ जाके, तो 5x के बराबर आ गया 130, और 60 कितना होता है, 190। तो x बराबर 5x का मतलब 5 गुना x है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 190 बटे ये 5 है उस तरफ जाएगा तो क्या कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा ना, भाग। अब 19 में 5 का 3 बार 4 बच जाएगा, 40 में 8 बार यानी 38 प्रश्न उसने सही की, ऐसे भी कर सकते हैं। फिर एक पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना है।
अब अपने को मालूम नहीं, इसको भी अगर समीकरण बनाकर हल करना चाहें तो पुत्र की आयु की 3 गुनी और पूछा भी पुत्र की वर्तमान आयु है, तो मान लो, ठीक है, माना पुत्र कितने वर्ष का है, x वर्ष, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, पिता की वर्तमान, जो पुत्र की वर्तमान है उससे 3 गुना है, यानी 3 गुना x, ठीक है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु, अब 5 साल पहले पिता की अभी कितनी है, 3x है, तो 5 साल पहले क्या हो जाएगी, उससे 5 कम, अभी जैसे 20 वर्ष है तो 5 साल पहले कितनी थी, हम कहेंगे कि 15 वर्ष, कैसे आई, 20 में से 5 घटाया। ऐसे ही वर्तमान में 3x है तो 5 वर्ष पहले 3x माइनस 5, 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना थी, यानी पुत्र की भी उस समय की आयु, अभी x है तो उस समय कितनी होगी, 5x माइनस 5, और उसकी 4 गुनी थी, इस पूरे की 4 गुनी किसके बराबर थी, उसके पिता की जो आयु थी, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर दो, तो 3x माइनस 5 बराबर, देखो 4 का अंदर गुना होगा x से तो 4x माइनस 4 का 5 से गुना होगा तो 20। अब x वाले सारे एक तरफ ले आओ तो 4x तो इस साइड है ही, ये जो 3x है उसको उस साइड में लेके जाऊंगा तो प्लस का है, उधर जाते ही माइनस का, और यहाँ पे 5 है वो माइनस का है, ये माइनस का 20 बराबर के उस तरफ मैं लेके जाऊंगा तो प्लस का 20 हो जाएगा, ठीक है। अब 20 माइनस 5 कितना रह जाएगा, 15, और 4x माइनस 3x क्या हो जाएगा, x क्या था, हमने माना था पुत्र की आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, 15 वर्ष। एक तो ये, दूसरा ऑप्शन से करना चाहे तो पहला ऑप्शन चेक करेंगे कि पुत्र की वर्तमान आयु 12 वर्ष, तो पिता की इससे क्या कह रहा है ये कि 3 गुनी, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, इस 12 का 3 गुना, 12 को 3 से गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा, 36। फिर पिता की 5 वर्ष पहले आयु, तो 36 में से 5 कम करूंगा तो कितनी हो जाएगी, 31 वर्ष, और पुत्र की 5 वर्ष पहले, तो 12 में से 5 कम करूंगा तो कितना होगा, तो हो जाएगा 7। तो 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, अब पुत्र को 4 से गुणा करूं तो इसके बराबर आता है क्या, 31, 28 आता है, बराबर नहीं आता, इसका मतलब पहला है वो ऑप्शन गलत। अब दूसरा चेक करो, भाई इस तरह का नहीं आए तब ऑप्शन से करना बेहतर रहता है, जिसको समीकरण हल करना नहीं आता है। अब दूसरा देखो ऑप्शन क्या है, 15 वर्ष, तो ये जो पुत्र की 15 वर्ष है वर्तमान में की है, ठीक है, वर्तमान आयु है, तो पिता की क्या हो जाएगी, 3 गुना, ये 45 डायरेक्ट लिख दो। अब 5 वर्ष पहले पुत्र की कितनी होगी, इस 15 में से 5 कम कर दिया 10, और पिता की 5 वर्ष पहले क्या हो जाएगी, इस 45 में से 5 घटा दूंगा तो क्या रहेगा, 40। अब देखो पुत्र की आयु का 4 गुना 40 है, ठीक है, पिता की आयु है, इसका मतलब बी ऑप्शन राइट। फिर निम्नलिखित श्रृंखला के लिए विलुप्त अंक चुनिए, विलुप्त अंक बताना है। अब विलुप्त अंक कौन सा है ये बताना है, देखो यहाँ पे क्या क्या है, 144, 4, 400, 900 और 1764, ये देखने पर मालूम चल रहा है कि सारी की सारी क्या है, वर्ग संख्या है। देखो 4 किसका वर्ग होता है, 2 का स्क्वायर 4, 144 किसका होता है, 12 का स्क्वायर 12 गुना 12, 400 किसका होता है, 20 का स्क्वायर 20 गुना 20, 900 क्या होता है, 30 का स्क्वायर 30 गुना 30, 900 होता है, और 1764 क्या है, 42 का। अब देखो यहाँ पे ये अंक तो अपने को दे नहीं रखा है, तो यहाँ पे यहाँ से चलो, ये 8 है इनके बीच में डिफरेंस, ये 12 का स्क्वायर और ये 20 का, यहाँ पे कितना है डिफरेंस, 20 और 30 कितना हो गया, 10 का, यहाँ पे कितना है 12 का, यानी 2 2 बढ़ रहा है, इस साइड से उस साइड जाऊंगा तो 12 से 10 2 कम हो गया, 2 कम 8, 2 कम 6, तो अगली बार 2 कम होगा तो क्या हो जाएगा 4, तो 2 में 4 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा राइट, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी है वो राइट हो गया। फिर क्या है, असंगत शब्द है वो चुनिए, देखो क्या क्या है, एक है गधा, एक है ऊंट, एक है गाय और एक है खच्चर। इसमें आपको देखकर ही मालूम चल रहा होगा कि गधे का काम बोझ उठाना है, ऊंट पे भी बोझ उठाने का काम करता है और खच्चर पे भी बोझ उठाने का, तो ये गधा, ऊंट और खच्चर माल और यात्री ढोने के काम में आते हैं, जबकि गाय क्या है, उनको पालते हैं उसको दूध देने के लिए, तो ये गाय है वो इससे
अलग है, असंगत है। फिर एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर है। यदि सिरों की संख्या कितनी है 200 और टांगों की संख्या कितनी है 580, तो कबूतरों की संख्या ज्ञात करें। तो देखो सिरों की संख्या 200 है, इसका मतलब खरगोश और कबूतर दोनों मिला के टोटल कितने हैं 200, जितने सिर, क्योंकि प्रत्येक का सिर तो एक ही होता है। और टांगों की बात करें तो खरगोश के टांगे होगी 4 और कबूतर के टांगे होगी 2। अब इसको भी ऑप्शन से करो, ठीक है। क्या पूछा है, कबूतरों की संख्या। तो जैसे पहला मान लेते हैं कि कबूतरों की संख्या 90 है, तो टोटल कितने हैं खरगोश और कबूतर, तो बोलोगे कि 200। तो खरगोश कितने बच जाएंगे 110। अब देखो ये तो खरगोश आ गए और कबूतर आ गए 90, तो कबूतर के दो दो पैर होते हैं, 90 इंटू 2 कितना हो जाएगा 180। और जो खरगोश हैं उनके चार चार पैर होते हैं, तो कितने हो जाएंगे 4, 110 को 4 से गुणा करूंगा तो 440, तो इसको जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा 620। तो ये 580 से ज्यादा है, इसका मतलब ये 90 वाला सही उत्तर है नहीं। तो अगर दूसरा ऑप्शन क्या है 100 वाला है, तो कबूतर 100 करोगे तो खरगोश कितने हो जाएंगे, टोटल कितने हैं 200, यानी खरगोश भी 200 में से 100 घटाऊंगा तो खरगोश भी कितने रहेंगे 100। अब पहले कबूतर में दो दो पैर हैं, तो या 200 पैर तो इनके हो जाएंगे। फिर क्या है खरगोश के कितने चार चार पैर होते हैं, तो 100 इंटू 4 करूंगा तो 400 पैर इनके, तो इनके भी कितने हो गए 600। इसका मतलब ये भी नहीं है 580 होना चाहिए, यानी ये भी गलत है। तो अब तीसरा वाला चेक करो, ठीक है। अब तीसरा वाला 110 कबूतर, जब 110 कबूतर हैं तो खरगोश कितने हो जाएंगे 90, क्योंकि टोटल 200 है। अब इनका गुणा करके ज्ञात करो क्या है, 110 को 2 से गुणा करूंगा तो 220, 90 को 4 से गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा 360, जोड़ूंगा तो क्या होगा 580, और ये 580 है, इसका मतलब सी है वो ऑप्शन हमारा राइट। एक तो हो गया ये तरीका। दूसरा, अगर हम समीकरण बना के हल करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो समीकरण बनाने के लिए अपने को मालूम नहीं है कि कबूतर कितने हैं, और तो कबूतर पूछा, कबूतर की संख्या है तो कबूतर की संख्या मान लेते हैं, ठीक है। माना है जो कबूतर है वो कितने हैं, कबूतर हैं वो कितने एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो खरगोश कितने हो जाएंगे, टोटल 200 हैं, कबूतर एक्स हैं, तो जो कबूतर है वो 200 में से घटा दूंगा ना, 200 माइनस एक्स, वो खरगोश रह जाएगा। और अब क्या कह रहा है, इनके सिरों की संख्या 200 है, ठीक है। ये आ गया, टांगों की संख्या कितनी है 580, तो कबूतर एक्स हैं तो कबूतरों के पैर कितने हो जाएंगे, 2 से गुणा होगा एक्स का 2x, और खरगोश क्या है 200 माइनस एक्स, ये है। इनके प्रत्येक के कितने टांगे होंगी 4, तो इसको 4 से गुणा करना पड़ेगा, और बराबर क्या आना चाहिए 580। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x तो है ही, अब इस 4 का अंदर गुणा करूंगा 200 से तो क्या हो जाएगा 800, इस 4 का अंदर x से भी गुणा होगा तो -4x, बराबर क्या है 580। अब देखो 2x और -4x, तो क्या हो जाएगा, एक प्लस है और एक माइनस है, तो घटाना तो है, बड़े में से छोटा, यानी 4 में से 2x घटा देंगे, 4x में से 2x तो रहेगा क्या 2x, लेकिन बड़े के आगे निशान क्या है 4x के आगे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस, और प्लस 800 बराबर 580। अब 2x को प्लस का बनाने के लिए मैं उस तरफ भेज देता हूं बराबर के, तो माइनस का उस साइड जाके प्लस का, इधर 800 तो है ही, और 580 को मैं इस साइड ले आऊंगा तो 580 इधर प्लस का, इधर आते क्या हो जाएगा माइनस का। अब 800 में से 500 और 80 घटेगा तो कितना रहेगा 200 और 20 बराबर कितना है 2x। अपने को x का मान ज्ञात करना है, 2 गुना x है, 2x का मतलब 2 गुना x, 2 उस तरफ जाएगा तो भाग में जाएगा, भाग में 220 में 2 का भाग दूंगा तो क्या रह जाए, कितनी बार जाएगा 110 बार, तो x का मान आ गया 110, और x हमने किसको माना था कबूतर, और पूछा भी क्या है कबूतरों की संख्या, तो 110 ऑप्शन नंबर सी राइट। फिर क्या है, दिए गए कथन को ध्यान से जांच कर पता लगेगा कि उनमें से दो कौन से हैं जो एक साथ सही नहीं हो सकते, सच नहीं हो सकते, परंतु दोनों एक साथ गलत हो सकते। देखो क्या है, पहला इसमें तो ये
ऑप्शन ही चेक करना है, ठीक है। पहला और दूसरा ए में है, तो पहला क्या है, सभी जानवर मांसाहारी होते हैं, कुछ जानवर मांसाहारी नहीं हो सकते। तो ये क्या कह रहा है कि सभी क्या है, एक साथ। अब फर्स्ट और सेकंड, सभी जानवर मांसाहारी होते हैं और कुछ जानवर मांसाहारी नहीं होते। तो एक साथ ही सच तो नहीं है, परंतु दोनों एक साथ गलत हो सकते हैं। दोनों गलत होंगे तो ये यानी ये हो सकता है कि ये गलत हो तो सभी जानवर मांसाहारी नहीं होंगे, और ये भी गलत हो तो ये भी सेट बैठता नहीं, ठीक है। अब दूसरा देखो, सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड क्या कह रहा है कि कुछ जानवर मांसाहारी नहीं, और थर्ड क्या कह रहा है, कोई भी जानवर मांसाहारी नहीं। तो ये एक साथ सच है, हो सकते हैं भाई, कुछ जानवर मांसाहारी नहीं है और कोई भी जानवर मांसाहारी नहीं है, ये भी सच हो सकते हैं। और जो पहला और दूसरा थे ना, सभी जानवर मांसाहारी नहीं है और कुछ जानवर मांसाहारी नहीं, ये भी एक साथ सही हो सकते हैं। फिर तीसरा है फर्स्ट एंड थर्ड। देखो फर्स्ट क्या है, सभी जानवर मांसाहारी नहीं, और तीसरा क्या है, कोई भी जानवर मांसाहारी नहीं। नहीं, फर्स्ट तो है सभी जानवर मांसाहारी होते हैं, और थर्ड है कोई भी जानवर मांसाहारी नहीं। तो ये दोनों एक साथ सही कैसे हो सकते हैं, या तो जानवर मांसाहारी होंगे या नहीं होंगे, यानी दोनों एक साथ ये सच नहीं हो सकते, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। फिर थर्ड एंड फोर है, तो थर्ड और फोर में तो देख लो, कुछ जानवर मांसाहारी नहीं है और कोई भी जानवर मांसाहारी, सॉरी, थर्ड और फोर ये है, कोई भी जानवर मांसाहारी नहीं है और कुछ जानवर मांसाहारी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी विरोधाभासी है, लेकिन एक साथ सही नहीं हो सकते, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। निम्न प्रश्नों में कथन और दो तर्क हैं, ठीक है। कौन सा तर्क मजबूत और कौन सा तर्क कमजोर है, ये बताना है। पहला है, क्या एकल परिवार से परिवार से ज्यादा अच्छे हैं, ये कथन है इसके। तो पहला है कि नहीं, ये इसका खंडन कर रहा है कि संयुक्त परिवार सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं तथा काम के बोझ को कम करने में मदद करते हैं। तो क्या एकल परिवार संयुक्त से अच्छे होते हैं, तो इसने कहा एकल परिवार अच्छे नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि संयुक्त परिवार है वो सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और काम के बोझ को भी कम करते हैं। तो ये देखें तो ये एकदम सही लग रहा है हमें, ठीक है। इसका अगर खंडन करना है तो ये तर्क दे सकते हैं। फिर दूसरा है, हाँ, ये इसका पक्ष ले रहा है कि हाँ एकल परिवार अच्छे हैं। तो एकल परिवार अच्छे हैं तो क्यों, कारण तर्क क्या दिया, एकल परिवार अपनी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं, इसका मतलब ये भी सही है। तो खंडन के पक्ष में तर्क भी मजबूत है और उसकी सपोर्ट में भी मजबूत है, यानी दोनों तर्क है वो क्या है, इसमें मजबूत है। फिर निम्नलिखित में अज्ञात संख्या ज्ञात करें। देखो क्या दे रखे हैं, कुछ तो अक्षर हैं और फिर संख्या है 48। तो जैसे 48 कैसे आ सकता है टी और डी से, तो टी का मान होता है, टी की वर्णमाला में क्या होती है 20, और जो डी है वो चौथे नंबर पे आता है। इनका मान अगर जोड़े तो क्या होता है 24, लेकिन यहाँ पे 48 है, यानी इनको जोड़ करके 2 से गुणा करूं तो 48 आता है। फिर आर, आर है अंग्रेजी वर्णमाला में 18वें नंबर पे आता है, और एम आता है 13वें नंबर पे। अगर उसको जोड़ूं तो क्या आता है, तो जोड़ूंगा तो क्या आएगा 31। अगर 31 को 2 से गुणा करूं तो क्या आता है 62। इसका मतलब यही है कि वर्णमाला के क्रम को जोड़ दो और फिर 2 से गुणा कर दो। अब एच और डब्ल्यू में करेंगे। एच है वो 8वें नंबर पे आता है अंग्रेजी के अक्षरों में, और डब्ल्यू आता है 23वें नंबर पे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 31, और 31 को 2 से गुणा करें तो क्या आता है 62, यानी इसका उत्तर हो जाएगा बी। फिर यदि ग्लोबिफिकेशन शब्द के 5वें को 12वें से बदल दिया जाए, इसी प्रकार चौथे को 13वें से, तीसरे को 10वें से, दूसरे को 11वें और पहले और 13वें को वर्ण को आपस में बदल दिया जाए, तो दाईं ओर से 12वां वर्ण। तो देखो ये लिख दिया है मैंने। अब ये क्या कह रहा है कि 5वें को 12वें से, तो 5वां वर्ण कौन सा है, ये, और 12वां ये है, यानी आई को ओ की जगह और ओ को आई की जगह ले लूंगा। तो मैंने इसको इस तरह यहाँ पे लिख दिया। देखो इस 5वें नंबर पे मैं ओ को ले आया इसमें, और जो 12वें नंबर पे ओ था उसकी जगह मैं आई को ले चलूंगा। फिर क्या है, 5वें को 12वें से बदल दिया, 5वें वर्ण को 12वें से बदल दिया, इसी प्रकार चौथे को 14वें से,
अब चौथा कौन सा, ये, इसको चौदवा कौन सा, ये एस, इससे बदल दिया तो उसमें ये एस आ गया, ठीक है, और वहां चला गया बी। फिर क्या है, इसी तरह दूसरे को 11वें से ऐसे चेंज करना था, यानी इसको इस तरह से चेंज करके ये नया शब्द हमने बना दिया। तो दाईं ओर से 12वां, दाईं ओर से मतलब राइट हैंड साइड की तरफ से, इस साइड से 12वां, इस साइड में ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। 12वां कौन सा है, टी। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा इस प्रश्न में। दाईं ओर से यानी राइट हैंड से जो 12वां है वो कौन सा होगा, बी। अब देखो, एक शहर में 40% बालिग हैं वो अनपढ़ हैं, जबकि 85% बच्चे हैं वो साक्षर हैं। बालिग का मतलब जो 18 के अबव है, जिनकी एज वो। यदि बालिग और बच्चों का अनुपात 2:3 है तो कितने प्रतिशत जनसंख्या साक्षर है। देखो, इनकी संख्या हमें नहीं दे रखी है कि बालिग और बच्चे टोटल जनसंख्या क्या है, तो ऐसे मामलों में जब प्रतिशत की बात हो तो हमें 100 मानना उचित रहता है। 100 मान के करेंगे तो जो भी आता है वो प्रतिशत आता है। तो मान लेते हैं कि शहर की जनसंख्या 100 है। अब उसमें से क्या है, देखो अनुपात कह रहा है 2:3 है, यानी बालिग 2 है तो क्या है, बालिग और बच्चों का अनुपात 2:3 है। तो 2 और 3 का टोटल कितना होता है, 5। 5 किसको बता रहा है, 100 को टोटल संख्या उसको, तो 1 किसको बताएगा, 20 को, ठीक है। तो बालिग है 2, तो 1 20 को बता रहा है, तो 2 किसको बताएगा, 40 को। इसी तरह 1 20 को है तो 3 कितनों को बताएगा, 3 का गुणा कर देंगे 20 से तो 60। तो देखो 100 की जनसंख्या थी, उसमें से बालिग हैं वो 40 है और बच्चे हैं वो 60, ठीक है, ये निकाल दिया। उसके बाद कह रहा है कि 40% बालिग अनपढ़ है और पूछ क्या रहा है, जनसंख्या कितनी साक्षर है। तो 40% बालिग तो अनपढ़ है, जो साक्षर नहीं है, तो बच गए कितने, 100 में से 40 घटा देंगे तो 60%। इसका मतलब 60% बालिग है वो क्या है, साक्षर है। फिर 85% बच्चे साक्षर हैं, तो बच्चों का तो साक्षर वाला ही अनुपात दे रखा है, ये कितने, 85%। अब ज्ञात कर लो 40 का 60%, तो 40 गुणा 60 किस पे, 100 पे, प्रतिशत है ना, इसलिए 0 से 0 और इस 0 से ये 0 कितना हो गया, 24। यानी बालक बालिग तो कितने साक्षर हैं, 24। बच्चों की बात करें तो 60 गुणा 85% है, तो 85/100। इस 0 से ये 0 काट दिया, 5 का भाग जा रहा है 85 में 17 बार और 10 में 2 बार और 2 का भाग ये 6 में 3 बार, तो 17 दिए 51। 51 है वो बच्चे साक्षर है। तो टोटल जनसंख्या साक्षर कितनी होगी, 24 और 51 कितने हो जाएंगे, जोड़ूंगा तो 75। यानी टोटल 100 जनसंख्या थी, उसमें से 75 है वो, 100 में से कितने, 75 है साक्षर। तो 100 पे ही तो प्रतिशत होता है, 100 पे 75 साक्षर है, इसका मतलब 75% साक्षर है। और वैसे ज्ञात करना है तो 75/75 कितने में से, 100 में से, और गुणा 100, तभी तो प्रतिशत आता है। तो 100 से 100 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 75%। ये ऑप्शन हो जाएगा। यदि एक निश्चित कूट में कंडेम्ड को ये बोला जाता है, उसी कूट में टीचर को क्या बोला जाएगा। तो देखो क्या बदला है इसमें, पहला अक्षर सी है, ऐसा का ऐसा है। अब देखो ओ एन था, यहाँ पे क्या हो गया, एन, यानी ये दो अक्षर ऐसे ही बदल गए। फिर क्या है, डी है, तो इसके बाद यहाँ पे भी डी ऐसे का ऐसे है। फिर क्या है, इधर किया ई एम है, फिर ये दो अक्षर बदल गए, एम ई हो गया, और फिर एन ऐसा का ऐसा है। इसका मतलब पहला अक्षर तो ऐसा का ऐसा रखना है, तो पहला अक्षर तो क्या रहेगा, टी, तो सब में है ही, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरे और तीसरे को चेंज कर रहे हैं, तो ई ए है, उसकी जगह क्या होगा, ए ई। तो ए ई किस में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी ए ही है, लेकिन इसमें पहले सी आ गया है, ठीक है, तो ये बी वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर नेक्स्ट वाला ऐसे कैसे, तो सी ऐसे कैसे रह जाएगा, ए ई के बाद सी, ए ई के बाद सी, ए ई के बाद सी, ये भी ऐसे कैसा है। फिर अगले दो बदले, एच ई की जगह क्या होगा, ई एच। ई एच इसमें है, इसमें एच ई है, इसमें है नहीं, तो पहले ऑप्शन ही राइट हो जाएगा।
यानी वही करना था, पहला तो बदलना नहीं था टीचर का, ये पहला नहीं बदला ऐसा का ऐसा, फिर दूसरा और तीसरा बदल दिए, फिर ये नहीं बदलना था चौथा, फिर पांचवा और छठा बदलने थे, ये बदल दी, और ये ऑप्शन आ गया, और ऑप्शन ए है वो हमारा राइट आ गया इसमें। अब 2019 का लास्ट प्रश्न है, यदि ग्लेयर को ये कहा जाता है और मॉनसून को ये कहा जाता है, दो अक्षर दे रखे हैं और दो के अंक दे रखे हैं, ठीक है, तो रेंज सम को क्या कहा जाएगा? अगर रेंज सम के सारे जो अक्षर हैं, जैसे आर है, ए है, एन, एस, ओ, एम, ये सारे ये ग्लेयर और मॉनसून में आ गए हैं, तो उनसे हम अक्षर निकाल सकते हैं। तो पहला आर है, आर किस में आया? इसमें, इसमें देखो ग्लेयर में सेकंड लास्ट, तो ग्लेयर को क्या कहा जाता है? ये 67810, इसका सेकंड लास्ट क्या? 8, यानी आर को 1 कहते हैं, तो पहला अक्षर तो 1 हो गई, ठीक है। देखो 1 और 8, और दूसरा अक्षर क्या है? ए। ए कौन सा है? ये इससे पहले, आर से पहले ए, यानी क्या है? 8, यहाँ पे उसको 8 बोल रहे हैं, तो जो 9 वाला है वो तो गलत हो गया, बाकी में 8 है सब में। फिर क्या है? एन। एन कौन सा है? मॉनसून का तीसरा अक्षर है, मॉनसून का तीसरा, तो मॉनसून को जो कह रहे हैं उसका तीसरा कौन सा है? 9, तो अब के क्या आना चाहिए? 1 8 के बाद 9, यानी पहले में तो है नहीं, दूसरे और तीसरे में है। फिर क्या है? एस। एस, ये जो चौथा अक्षर है मॉनसून का, चौथा एस है, तो यहाँ पे चौथा क्या है? 5, तो 5 किस में है? इसमें, इसमें भी नहीं है, 3 है इसलिए गलत। अब रह गया ऑप्शन नंबर सी, तो ये हो गया। इस तरह हमने पीटीईटी 2019 के रीजनिंग है वो हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।